हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 को स्टडी कर रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया और काफ़ी लोगों के द्वारा इनको अपोज़ भी किया गया। लेकिन स्टूडेंट, तब भी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये अपने आप में क्या है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं और इनकी क्या है, अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सिग्निफिकेंस को हम इन पॉइंट्स में समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हम इंडियन सिटीज़न के लिए एक रिमाइंडर की तरह है, जिसमें कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडियन सिटीज़न अपनी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करता है तो उसे उस टाइम पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भी क्या हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं अपनी कंट्री के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति और अपने फेलो सिटीजन्स के प्रति। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसकी सिग्निफिकेंस को बताते हुए कहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये क्या हैं, ये एक वार्निंग की तरह काम करती हैं। किस चीज़ के लिए? जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं समाज में, हमारी कंट्री में, उनके अगेंस्ट एक वार्निंग की तरह हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ काम करती हैं। स्टूडेंट, एंटी सोशल एक्टिविटी मीन्स कि जैसे कोई भी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो ये क्या है, एंटी सोशल एक्टिविटी है। और एंटी नेशनल एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन क्या है, हमारे नेशनल फ्लैग को डिसऑनर करता है या फिर नेशनल फ्लैग को बर्न करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी नेशनल एक्टिविटी। तो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एक वार्निंग की तरह हैं किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए या फिर एंटी सोशल एक्टिविटी को रोकने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये क्या हैं, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हम सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए। और इससे क्या है, इंडियन सिटीजन्स में एक डिसिप्लिन का सेंस आता है और हमें क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का, कमिटमेंट करने का कि हम क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, उसके प्रोविज़न्स को फॉलो करें और हम लॉ अबाइडिंग हों। ठीक है, हम क्या करें, लॉ को फॉलो करने वाले हों, लॉ अबाइडिंग हों। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या है, किसी भी सिटीज़न में इस फीलिंग को क्रिएट करती हैं कि जो इंडियन सिटीज़न हैं केवल वो स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, केवल वो मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि क्या होना चाहिए, जो इंडियन सिटीज़न हैं उनको अगर अपने इंडिया के जो नेशनल गोल्स हैं अगर उनको अचीव करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम सब जो इंडियन सिटीज़न्स हैं हमारी भी उसमें क्या हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, हमारा भी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है कि केवल ये गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है कि नेशनल गोल्स को कंप्लीट किया जाए, ये क्या है, हम सब इंडियन सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमें अपनी नेशनल गोल्स को कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमारा भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये जो फीलिंग है सिटीजन्स के अंदर कि क्या है, हमारा भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, तो ये जो फीलिंग क्रिएट कराई गई ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के द्वारा ही आती है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कोर्ट को भी हेल्प करती हैं जब क्या है, किसी भी लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्ज़ामिन करना होता है या फिर किसी भी लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उसको डिटरमाइन करना होता है, तो उस टाइम भी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कोर्ट में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड कराती हैं। स्टूडेंट, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीज़न में कहा था कि
कि अगर कोई भी कोर्ट क्या है, अगर कोर्ट के सामने कोई भी ऐसा लॉ जो कि क्या है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है और उसको क्वेश्चन किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो क्या होगा, अब उसको इन्फोर्स कराया जाएगा। और अगर उसके कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या है किसी भी पर्सन के जो आर्टिकल 14 के अंदर और जो क्या है राइट टू इक्वलिटी है, और जो आर्टिकल 19 है जिसमें कि हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम, ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि अगर भले ही किसी पर्सन के आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा हो या आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा हो, तो इन दोनों फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस को लगा करके इनको रिलैक्स किया जा सकता है। और उस कंडीशन में भी जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो लॉ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड कराई जाएगी और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाएगा, उसको इन्फोर्स कराया जाएगा, भले ही उसके लिए क्या हो, ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर जो आर्टिकल 14 है और जो आर्टिकल 19 है इसमें कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े, ठीक है। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 के अपने डिसीज़न में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट अगर कोई भी किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को उसके ड्यूटी के इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी लेजिस्लेशन को पास करती है या फिर कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी के इम्पोजिशन के लिए कोई एप्रोप्रिएट पेनाल्टी का प्रोविज़न किया गया है या फिर कोई भी क्या है पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उस पर लेजिस्लेशन बना सकती है उनको फुलफ़िल करने के लिए, पेनाल्टी को बढ़ाने के लिए या फिर एप्रोप्रिएट पेनाल्टी या फिर पनिशमेंट जो कि क्या है जिसका कि फेलियर हो रहा है, जो कि क्या है फॉलो नहीं की जा रही है, तो उसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जा सकता है जिससे कि उसकी पनिशमेंट और जो कि एप्रोप्रिएट पेनाल्टी है उसको क्या किया जा सके, फुलफ़िल किया जा सके। स्टूडेंट HR गोखले जो कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको 1976 में ऐड किया गया था, तो ये जो HR गोखले हैं ये बताते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न्स को बताते हैं कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया था पूरी तरीके से कम्प्लीटली और इनेक्ट हो गया था, तब से लेकर 26 ईयर्स के बाद 1976 में इनको इंक्लूड किया गया। तो इसके लिए क्या है, कुछ रीज़न इन्होंने बताए हैं HR गोखले जी ने, जो कि उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर थे। तो इनका एक स्टेटमेंट दिया गया है आपकी बुक में, इसमें दिया गया है लक्ष्मीकांत में कि ये जो HR गोखले जी हैं जो कि उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, ये कहते हैं कि इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पर्टिकुलरली ऑन द एव ऑफ द इमरजेंसी इन जून 1975, ये कहते हैं कि क्या है इंडिपेंडेंस के बाद का जो इंडिया है, ठीक है, जब भारत देश आज़ाद हो गया था उसके बाद की बात है, और पर्टिकुलरली ऑन द एव ऑफ द इमरजेंसी इन द जून 1975, और उसमें भी कह रहे हैं कि विशेष रूप से कब, जबकि जून 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसकी इवनिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि विशेष रूप से उस टाइम की बात हो रही है जब देश में जून 1975 में इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, जो ये क्या हैं HR गोखले जी हैं, ये कहते हैं कि उस टाइम पे ए सेक्शन ऑफ पीपल शोड नो एंग्जाइटी टू फुलफिल देयर फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस ऑफ रिस्पेक्टिंग द एस्टैब्लिश्ड लीगल ऑर्डर, the provisions of chapter on fundamental duties would have a sobering effect on these restless spirits। स्टूडेंट इसमें इन्होंने जो HR
जो कि ये क्या है HR गोखले जी हैं, जो ये लॉ मिनिस्टर हैं उस टाइम के, इन्होंने कुछ सेक्शन ऑफ पीपल पे, कुछ लोगों के ग्रुप पर क्रिटिक्स करते हुए कहा है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप है या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर जो फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस हैं कि वो क्या करें, जो लीगल ऑर्डर है उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लीगल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपनी फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस को वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो HR गोखले जी कहते हैं कि अगर हम उनके ऊपर अब इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या कर देंगे, ऑब्लिगेटरी बना देंगे, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इफ़ेक्टिव कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो रेस्टलेस स्पिरिट्स हैं, ये जो लोग हैं जो कि लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो लीगल ऑर्डर हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये एक इफ़ेक्टिव प्रोविज़न होगा ताकि वो भी क्या करें, अपनी मॉरल ड्यूटी को समझें और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें। और साथ ही ये कहा गया कि कुछ लोग क्या हैं, ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, या फिर उन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस को पास्ट में किया है, पहले उन्होंने कुछ ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं, तो उन लोगों पर, कुछ लोगों पर क्रिटिक्स किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या हैं, स्पेशली नेशनल इमरजेंसी के टाइम की बात की गई है, जून 1975 की, उस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसके क्या हो रहे थे, क्रिटिक्स किए जा रहे थे, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, अपनी फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस को और लीगल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इनके ऊपर क्या है, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया जाएगा, तो शायद ये लोग भी क्या है, अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को समझेंगे, ठीक है, और जो अपनी ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इनको नहीं करेंगे, या फिर इन्होंने किया भी है तो आगे से ये इन एक्टिविटीज़ को नहीं करेंगे और अपनी मॉरल ड्यूटी समझेंगे, अगर क्या आ जाए, फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आ जाए तो स्टूडेंट उसके बाद जो इंदिरा गांधी थी, जो कि उस टाइम पे क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उन्होंने भी इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या हैं, वो उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाना हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो डेमोक्रेसी होगी वो स्ट्रेंथन होगी, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। साथ ही इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि जो ये मॉरल वैल्यूज़ ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये कहती हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको ये क्या है, इनको इम्पोज करना क्या है, ये काफ़ी स्मूथर राइट्स नहीं है, कहती है कि ये काफ़ी आसान राइट्स नहीं हैं, लेकिन कहती है कि ऐसा ज़रूरी है क्या करने के लिए, डेमोक्रेटिक बैलेंस बनाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, जिससे कि लोग क्या हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो वो अपनी फंडामेंटल राइट्स को जब इंजॉय कर रहे हों तो उन्हें इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि उनकी क्या है, अपने देश के प्रति, अपने कंट्री के प्रति क्या है, कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो इससे क्या हो, दोनों में अब हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, दोनों में एक डेमोक्रेटिक बैलेंस बना रहे। उन्होंने इसीलिए कहा कि ये मॉरल वैल्यूज़ ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना इसीलिए ज़रूरी है, लेकिन क्या है, ये उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक बैलेंस बनाने के लिए इन दोनों में क्या करना होगा, इन दोनों में सामंजस्य बनाना होगा, और प्रत्येक पर्सन को ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करता है तो उसे उसकी भी क्या है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अपनी कंट्री के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, और साथ ही जो उसके फेलो सिटीजन्स हैं उनके प्रति।
स्टूडेंट उसके बाद इसमें बताया गया है कि जब इमरजेंसी का टाइम होता है और जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की बात की जाती है तो पार्लियामेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, स्ट्रांगली अपोज किया जाता है अपोजिशन के द्वारा, विपक्षी दल के द्वारा, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड किया जाना चाहिए। इस चीज़ के लिए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इंक्लूज़न पर बहुत सारा अपोजिशन होता है पार्लियामेंट में। और इसके बाद क्या है कि इसके बाद द न्यू जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोरारजी देसाई इन द पोस्ट इमरजेंसी पीरियड डिड नॉट annul द फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्टूडेंट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, जनता गवर्नमेंट आती है, ठीक है, लेकिन जिसको कि हेड किया जाता है मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं मोरारजी देसाई। लेकिन ये कहा गया है कि तब भी उसके बाद भी जब क्या किया गया था, इमरजेंसी के बाद नई गवर्नमेंट आती है और वो किसकी गवर्नमेंट होती है, वो जनता गवर्नमेंट होती है जिसको हेड किया जाता है मोरारजी देसाई के द्वारा। लेकिन ये जो जनता गवर्नमेंट थी इसके द्वारा भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हटाया नहीं गया, उनको निरस्त नहीं किया गया। लेकिन स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जब पार्लियामेंट में इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की बहस हो रही थी, डिबेट हो रही थी, तो उस टाइम पे क्या है, अपोजिशन से बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो रहा था कि क्या होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को देख के ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटेगी, नई गवर्नमेंट आएगी, तो वो क्या करेगी, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देगी। लेकिन स्टूडेंट ये कहा गया है कि जब इमरजेंसी का पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है जो कि मोरारजी देसाई उसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के, जनता गवर्नमेंट कहलाती है। लेकिन स्टूडेंट वो भी क्या करती है, उसके द्वारा भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से उनको निरस्त नहीं किया जाता है। लेकिन पहले ये माना जा रहा था इनका, जिस हिसाब से इनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड मत करिए। लेकिन क्या है, जब जनता गवर्नमेंट आती है मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई की मतलब उसमें उनके प्रतिनिधित्व में, तो तब भी क्या है, ऐसा नहीं किया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाया जाता है। जब नई गवर्नमेंट आती है तो उसने क्या है, बहुत सारे जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू जो क्या होते, काफ़ी ज़्यादा जो चेंज किए गए थे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, उनको क्या कर देते हैं, उनको फिर से वैसा ही बना देते हैं जैसे कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था। और ऐसा किसके द्वारा किया जाता है, ऐसा जो नई जनता गवर्नमेंट आती है जिसके हेड मोरारजी देसाई होते हैं, उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के ज़्यादातर जो भी प्रोविजंस से उनको क्या है, फिर से वैसा ही बना दिया जाता है जैसा कि वो पहले थे। स्टूडेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू क्या है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो इसीलिए जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट जब ये जनता गवर्नमेंट आती है तो ये फिर से क्या करती है, उन सब चेंजेस को अंडू कर देती है, फिर से वैसे ही बना देती है जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से पहले थे। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए जाते हैं, 43rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1977 लाया जाता है और 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने भी चेंजेस किए थे उन सबको क्या है, अंडू कर दिया जाता है, फिर से वैसा ही बना दिया जाता है कि जैसे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे।
इसके बाद कहा गया है कि दिस शोज दैट देयर वॉज एन इवेंचुअल कंसेंसस ऑन द नेसेसिटी एंड डिज़ायरेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया है कि जो इस चीज़ से कि जबकि मैंने अभी आपको बताया कि पहले ये आशाएं लगाई जा रही थी, ये बातें चल रही थी कि क्या होगा जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी, जनता गवर्नमेंट आएगी, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोज की गई हैं, नया पार्ट ए बनाया गया है जो कि आर्टिकल 51A में है, और जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में डाला गया है, उसको क्या कर दिया जाएगा, नई गवर्नमेंट आते ही उसको रिपील कर दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट जो ये जनता गवर्नमेंट आती है वो काफ़ी जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो काफ़ी चेंजेस किए जाते हैं उनको फिर से वैसा ही बनाती है, उनमें काफ़ी चेंजेस लाती है, उनके बनाए गए चेंज को फिर से वैसा ही बना देती है जैसे ओरिजिनली थे। लेकिन तब भी जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको निरस्त नहीं करती है, उस प्रोविज़न को वैसा ही बनाए रखती है जैसा कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अपने टाइम पर किया था। तो स्टूडेंट ये माना जाता है, ये इससे ये शो होता है कि ये चीज़ दर्शाता है कि ये क्या हैं, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनकी हमारे लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इनकी इंडियन सिटीजन्स के लिए इनकी क्या है, नेसेसिटी है, इनकी आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाया गया। और साथ ही स्टूडेंट जब क्या होता है 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में ऐड कर दिया जाता है, जिसमें कि ये कहा गया है कि प्रत्येक पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि वो क्या करेगा, अपने 6 से 12 ईयर के जो चाइल्ड होगा, जो भी वार्ड होगा 6 से 14 ईयर का जो वार्ड होगा उसको क्या करेगा, उसको वो उसकी एजुकेशन के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के एज का जो भी चाइल्ड होगा उसके लिए क्या था, ये उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएं एजुकेशन के लिए, ऐसा प्रत्येक पर्सन की ड्यूटी होगी। स्टूडेंट अभी का लेक्चर अब यहीं पे कंप्लीट होता है और हमने अपने इस लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझा। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।